हेलो गाइस, वेलकम टू कुलवंत राणा। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो इस पॉडकास्ट का नाम है 10 स्टेप्स जो आपको बेटर ट्रेडर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले स्टेप्स के बारे में बात करूंगा इस पॉडकास्ट में। क्या आपको पहला नंबर 1 स्टेप लेना चाहिए ताकि आप अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन सकें। मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू और धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भी इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है या आप सुनते हैं इस पॉडकास्ट को। पहले एपिसोड को लाइक करने के लिए धन्यवाद। तो विदाउट डिले अब क्या 10 स्टेप्स हैं जो एक सीरीज में बना रहा हूँ। ये पहला स्टेप्स में इस एपिसोड में बताऊंगा कि क्या पहला स्टेप्स है जो आपको कवर करना चाहिए, जो आपको एक अच्छा फॉरेक्स ट्रेडर बना सकें। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि आप बाकी चीजें मैं कवर कर लूँगा पर ऐसी क्या 10 चीजें हैं जो मेरे को कवर करनी चाहिए, जो मैं अभी करेक्ट कर सकता हूँ और जो मेरे को एक अच्छा रिजल्ट दे सके, एक अच्छा फॉरेक्स ट्रेडर बना सके। तो बाकी चीजें मैं कवर कर लूँगा, बाकी चीजें हो जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जस्ट मेरे को पहले टॉप चीजें बताइए जो मेरे को अभी करेक्ट करनी चाहिए। एक चीट शीट जो कि जहां से मैं स्टार्ट कर सकूं ताकि इम्प्रूवमेंट देख सकूं, मैं एक राइट पाथ में जा सकूं। ऐसी क्या चीजें हैं जो टॉप नंबर चीजें हैं जो मैं अभी उनको अप्लाई कर सकूं और उनसे मुझे क्लैरिटी आ सकी। तो उस चीज के बारे में सोचते हुए मैंने काफी चीजें जो माइंड में आई कि क्या टॉप 10 चीजें हैं जो आप अभी फोकस कर सकते हैं और कैसे आप इन पे वर्क कर सकते हैं। और ये चीजें मैंने कहीं अपने वीडियोस में बात भी की होगी, क्योंकि नॉर्मल चीजें जो फंडामेंटल्स हैं वो ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, उनके बारे में मैंने कहीं ना कहीं बात की होगी। अब यही चीजें यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है जो आप पहले दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपके एक इम्प्रूवमेंट सही दिशा में, सही डायरेक्शन में हो सके। तो मैं कहूंगा अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो अपने नोट्स लीजिए। जब भी जो चीजें मैं बताऊंगा इस 10 सीरीज में, इन सभी को नोट डाउन कीजिए कि ये क्या 10 चीजें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप पेन कॉपी या कहीं पर भी आप या मोबाइल में जैसे भी हो आप इसको नोट कीजिए। 10 चीजें अभी आज के लिए। पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बिना और कोई देर करे, तो सबसे पहली चीज क्या है वो है नैरो योर वर्ल्ड। मतलब कि अपने पेयर्स को कम कीजिए, अपनी पेयर्स की फैमिली को कम कीजिए। जितने भी पेयर्स आप ट्रेड करते हैं उनके नंबर्स को कम करिए। ये नहीं कि आप अपने जितने भी ट्रेड्स पेयर कर रहे हैं 20, 30, 40। मैं देखता हूँ बिगिनर्स, नोविस जिनको ट्रेडिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और वो 20 से 30 पेयर्स को एनालाइज कर रहे हैं एंट्री के लिए। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप बिजनेस में हैं, कौन से बिजनेस में हैं जहां पर एक्सपर्ट लेवल के, टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं और उनके अगेंस्ट आप ट्रेडिंग करेंगे। और आप यहाँ पर एक पेयर से दूसरे में सेटअप नहीं मिल रहा है, तीसरे में चलते हैं, तीसरे में नहीं तो चौथे में। इस तरीके से आपने 10, 15, 20 इतने सारे पेयर्स बना रखे हैं कि आपकी कोई मास्टरी ही नहीं बन रही, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा नैरो योर वर्ल्ड, कि अपने पेयर्स को कम कीजिए। अब कितने पेयर्स आपको ट्रेड करने चाहिए ये आप मेरे से पूछेंगे। मैं तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप 7 से 10 के बीच में मैक्सिमम इतने पेयर रख सकते हैं। मिनिमम आप और भी कम जा सकते हैं पर 10 पेयर से कभी भी ज्यादा ना जाए। आइडियल रेशो रहेगी 7 से 10 के बीच में। इससे ज्यादा जाएंगे 10 से तो इतने ज्यादा पेयर होंगे आप उसको पूरी अच्छी तरीके से मॉनिटर भी नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप इन 7 से 10 पेयर को डेली मॉनिटर करेंगे, इन्हीं पे सेटअप देखेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। आप चीजों को सीखेंगे कि ये मेरे 7 मेन पेयर्स हैं, इन्हीं को मैं देखता हूँ, इन्हीं पे मुझे सेटअप देखना है, इन्हीं के ऊपर मुझे डेली काम करना है। तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनता हुआ देखेंगे अपने पेयर्स के साथ। और जब आप 7 से 10 पेयर इनके ऊपर ही ट्रेड करेंगे तो आपका एक रिलेशनशिप जो बनेगा उससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पेयर्स कब मूव करता है, कौन से सेशन में इसको ट्रेड करना अच्छा है, कौन सी टाइम पर इसको ट्रेड करना अच्छा है, कौन से टाइम फ्रेम पर ये ज्यादा मूव करता है, कब ये मूव करता है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है, इंटीमेसी कहते हैं, या फिर आप कहें कि आपका एक फादर और सन का रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। तो जब आप इन 7 से 10 पेयर को, अब आप कहेंगे कि कौन से 7 से 10 पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए। आपके 7 मेजर पेयर्स हैं, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑजी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, ये 7 मेजर पेयर्स हैं। आप यूएसडी स्विस फ्रैंक को भी ले सकते हैं पर इन पेयर्स में ट्रेड कीजिए, इनसे शुरुआत कीजिए। बाद में जब आपको कंफर्टेबल लगे, आप और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, तब आप माइनर पेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इन्हीं 7 में से आप 2-3 पेयर को हटा के माइनर्स को पहले ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कोई भी चॉइस हो सकती है, आपको जो अच्छे लगे आप वो पेयर यहाँ पर लीजिए और उनको ऐड कीजिए। तो होगा क्या, जब आपको इन्हीं 7 या 10 पेयर को आप
ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद या 3-4 हफ्ते के बाद आपको लगने लगेगा कि ये पेयर से मेरा रिलेशनशिप बनना शुरू हो जा रहा है। मुझे अब आइडिया होना शुरू हो गया है कि ये पेयर कब मूव करता है, कौन से सेशन में, ये न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा मूव करता है, यूरोप सेशन में मूव ज़्यादा करता है, या एशियन सेशन में ज़्यादा मूव करता है, और कब मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। तो इस तरीके का रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। यही एग्जाम्पल मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को, कि जब आपकी फैमिली छोटी होती है तो आपको उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। जैसे कि फैमिली में 3 या 4 या 5 इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं, उनको आपको पता होता है उनको कब अच्छा लगता है, कब वो गुस्सा है, कब वो नाराज हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, कब उनका मूड ऑफ है। ये चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब फैमिली छोटी होती है तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है। अगर मैं यही कहूँ कि आप ऑफिस में जाएँ, स्कूल या कॉलेज में देखें, वहाँ पर 100 या 50 आदमी होते हैं, क्या सबके बारे में आपको इतनी डिटेल में पता होता है? नहीं पता होता है, क्योंकि ये चीज़ें डिटेल में तब आती हैं जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपने पेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अगर आप 1 महीना इन्हीं 6 से 10 या 7 से 10 पेयर के बीच ट्रेड करेंगे तो आपको एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये और टाइम प्रोग्रेस करेगा, 3 महीने के बाद आपको इसमें मास्टरी आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब ये क्या मूव करने वाला है, क्या मूव नहीं करने वाला है। यही चीज़ें हैं जब आपके पास एक एज आएगा जो 95% ट्रेडर्स के पास नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट लेवल है, मास्टर लेवल है। जो 95% है वो 20-30 पेयर्स इन सभी को पेयर कर रहे हैं, जस्ट माइन्यूटली उसको चेक करते हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हैं। पर आप जब ये 6 से 10 पेयर के बीच में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से डिटेल में चेक करेंगे, उसके बाद जब आपका अच्छा सा सेटअप होगा, उसके बाद ही आप क्वालिटी वाइज ट्रेड लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्लैरिटी कितनी अच्छी हो गई है, आपके सेटअप कितने अच्छे मिल रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और यही चीज़ें जब आप जर्नल करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। जर्नल के ऊपर मैंने जैसे वीडियो बनाया हुआ, आप जर्नल मस्ट है सभी के लिए जब भी आप ट्रेड करें। तो ये चीज़ें हैं। जब मास्टरी कब आती है, जब आप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और जब आपका फोकस जो होता है बिल्कुल नैरो होता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें, कोई अगर किसी को मास्टरी लगानी है, एक ही शॉट को वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो शॉट में वो माहिर हो जाएंगे। उसी तरीके से आपको इन पेयर्स में माहिर होना है। अगर आपने किसी ने एक मूवी देखी हुई होगी, जो अक्षय कुमार की एक मूवी है, मेरे को उसका डायलॉग याद आ रहा है, चांदनी चौक टू चाइना, जहां पर वो कहता है, मुझे आपके उन 1000 मूव से डर नहीं लगता है जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, बल्कि मुझे उस मूव से ज्यादा डर लगता है जहां पर आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। मेनली ये एक ब्रूस ली का कोट्स है, अगर आप इसको सर्च करेंगे, जहां पर उसने क्लियरली बताया, आई फियर नॉट द मैन who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। तो आपको वही अपना फोकस जब आप नैरो करेंगे, इन्हीं 6-7 पेयर्स पे आप अपने सेटअप या स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी एक मास्टरी, आपको एक एज मिलना शुरू हो जाएगा। और यही एज है जो आपको इस मार्केट में सक्सेसफुल बना सकता है। और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पेयर्स पहले से ही क्या करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अगर फादर को पहले से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि ये चाइल्ड के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ खुरापात ये अब करने वाला है, वो आंखें देख के या उसके चेहरे या हाव भाव देख के पता चल जाता है, तो वही चीज़ें आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी जब आप पेयर्स के बारे में देखें, हाँ ये न्यूज़ आ रही है, अब ये इस टाइम पर ये कुछ ना कुछ करेगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप, इस तरह का कंट्रोल, इस तरह की कमांड के लिए आपको अपने वर्ल्ड को, अपने पेयर्स को कम करना होगा, तभी इस तरह की एक्सपर्ट लेवल आप उस पेयर्स में ले सकते हैं। अब आप कह सकते हैं तो क्यों ना हम और ही इसको कम कर दें, और भी ज़्यादा हम इसको 7 या 10 नहीं बल्कि 1 या 2 या 3 ही पेयर को ट्रेड करें तो उसमें और ज़्यादा मास्टरी आ जाएगी। आ सकती है, पर मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं, आपको कम से कम वैरायटी चाहिए होगी। अगर आप 1 या 2-3 पेयर ही ट्रेड लें, अब पता नहीं वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप 7 से 10 पेयर लेंगे तो आप जब ओवर द टाइम उनको ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पेयर मेरे लिए अच्छा है, ये पेयर मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसमें से फिर उनको टेक आउट कर सकते हैं कि ये पेयर को मैं हटा देता हूँ और इस पेयर को ऐड कर लेता हूँ। तो ओवर द टाइम जब आप काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, तब आपके पास 6 से 7 या 10 पेयर ये टॉप मेरे को पता चलेंगे कि ये मेरे लिए बेस्ट है। आपने कोई ऐड कर दिया, वो काम नहीं करता है, तो उसको हटा भी सकते हैं, आप नए को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तभी आप टॉप
2-3 पेयर्स में जा सकते हैं कि हाँ मेरी ये बेस्ट है। आप टॉप 7 या 10 में से पता लगा सकते हैं ये मेरे बेस्ट हैं आप, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री होगी जब आपने ट्रेड लिए होंगे कि ये बेस्ट पेयर्स हैं। पर अगर आपने एक ही 2 या 3 पेयर से स्टार्ट किया, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा बेस्ट है और ये आपके लिए अच्छा है भी या नहीं। तो ये चीजें तब पता चलेंगी जब आप कम से कम 6 या 7 इतने पेयर्स ऐड लीजिए। बाद में उसको हटा के आप उसको कम कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इसमें से ये 2-3 बेस्ट लग रहे हैं, मैं इसी को ट्रेड करूँगा। तो उस लेवल से आप नीचे जा सकते हैं, पर बिल्कुल 1, 2, 3 से स्टार्ट करके ऊपर जाना, मैं कहूँगा आपको वैरायटी चाहिए होगी। और बिल्कुल ही एक्सट्रीम के 20 या 30 इससे ज़्यादा स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि आपको कभी भी मास्टरी अगर किसी चीज़ में चाहिए तो एक डिफाइन, एक लिमिट के अंदर ही। अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे वो कभी मास्टरी नहीं आएगी। क्योंकि मैं कहूँ अगर आपके पास थोड़ा सा पानी है, अगर आपको कई सारे पौधों में डालना है तो हर एक पौधे के पास थोड़ा थोड़ा पानी ही आएगा, उसको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, और ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होगी। पर अगर आपके पास पूरा एक बकेट पानी है और आपके पास 2 ही 3 पौधे हैं तो सभी पौधों को राइट अमाउंट में वाटर मिल सकता है। तो उसी तरीके से आपको अगर किसी पेड़ पे प्रोग्रेस करनी है तो आपको टाइम स्पेंड करना होगा। टाइम स्पेंड देंगे जब ही चीजें वहां पर प्रोग्रेस होंगी। इसीलिए कहा गया कि टाइम इज मनी। जहां पर आप चीजों को प्रोग्रेस करना चाहते हैं वहां पर टाइम लगाना शुरू कर दीजिए। तो जिस पेड़ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उस पेड़ के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। आइटम नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल मेरे से सहमत नहीं होंगे, ओके, बट मैं आपको बताता हूं कि आइटम नंबर 2, यूज ओनली 1 टाइम फ्रेम। बहुत से लोगों को ये हजम नहीं होगा कि केवल एक टाइम फ्रेम। बिल्कुल हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहूंगा एक टाइम फ्रेम यूज कीजिए। मल्टी टाइम फ्रेम मत यूज कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बिगिनर सोचते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बेटर है, वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहां से एंट्री बेहतर हो सकती है, वहां से एग्जिट बेटर हो सकता है, पर आपके लिए अभी नहीं है। आपके लिए अगर आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पहले आपको स्टीयरिंग व्हील्स, विंडो कहाँ है, विंडशील्ड कहाँ है, ये सारी कुछ चीजें सीखनी होगी। आप अभी से रेस में नहीं जा सकते। अगर आप 1 टाइम फ्रेम से अभी यूज करेंगे और उसको एनालाइज करके एंट्री करेंगे, आप अच्छा बेटर प्रॉफिट कमा सकते हैं रेदर देन कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। तो सबसे पहली चीज, आप एक चीज में मास्टर कीजिए। जैसे मैंने पेयर्स के लिए किया, अपने वर्ल्ड को कम कीजिए, अपनी दुनिया को कम कीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी दुनिया को हम और कम करेंगे। हम एक टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। मैं देखता हूँ बिगिनर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का यूज कर रहे हैं, 1 आवर का यूज कर रहे हैं, 4 आवर का, डेली का। क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कि आपको क्या करना है। और आप मेरे से पूछते हैं ईमेल में, सर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर कोई रिवर बह रही है, नदी बह रही है, अगर मैं उसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दूं, 5 मिनट की स्लाइस में, या 15 मिनट की, या 1 आवर में, कौन सा कहेंगे कि ये वाला पानी अच्छा है, वो वाला पानी अच्छा है? आप बता सकते हैं कि कौन सा पानी अच्छा है? ये आपका नजरिया है रिवर को देखने के लिए, कि आप उसको 2 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें, या स्लाइसेस इस तरीके से करके देखें। पानी सब जगह पर एक ही रहेगा। ये जस्ट आपकी कन्वीनियंट के लिए टाइम फ्रेम है कि आपको किस टाइम फ्रेम से देखना है। ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है कि ये बढ़िया है, ये बेकार है, ये टाइम फ्रेम अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आपको जो सूट लगे, आपको जो बेटर लगे, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से, जितना आप टाइम देख सके उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए 1 टाइम फ्रेम। आपका डोमेन टाइम फ्रेम, बैटल ग्राउंड, जहां पर आपको अपनी सभी एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट, डायरेक्शन सब वहीं से पता चले, वो आपको वही टाइम फ्रेम बताए। तो मैं कहूंगा डिसाइड आपका मेन टाइम फ्रेम क्या है, बैटल ग्राउंड क्या है। आप डायरेक्शन के लिए अगर हायर टाइम फ्रेम एक और यूज करना चाहें कर सकते हैं। जस्ट वहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा ली हैं ऊपर के टाइम फ्रेम पे, या लेवल या ट्रेंड लाइन, ओके लगा ली है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम आइए, वहां पर आप अपनी सारी चीजें एनालिसिस कीजिए। तो कोई भी जो मेन टाइम फ्रेम आप यूज करें, उससे एक ऊपर के टाइम फ्रेम में जस्ट आप लेवल्स लगा सकते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, पर बाकी सब चीजें आपके मेन टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। आप सारी एनालिसिस एक टाइम फ्रेम पे करेंगे, आप वहां पर ही एंट्री के लिए देखेंगे, वहीं पर एग्जिट के लिए देखेंगे, वही आपको बताएगा कि सारा कुछ कैसे करना है। पर अगेन मेरे पास मेल में क्वेश्चन आते हैं, बट कुलवंत 5 मिनट कहता है कि हमें बाई करना चाहिए, पर वही चार्ट अगर मैं 15 मिनट में देखूं तो वो रेंज में चल रहा है, पर अगर मैं 1 आवर में उसको देखूं वो RSI में ओवरबॉट हो चुका है, पर डेली में देखूं तो वो सेल करने के लिए कह रहा है। तो मैं क्या करूं? गिव मी अ ब्रेक। आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते रहेंगे, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अगर आपको मैं कहूं कि आपके एक हाथ किसी और ने पकड़ रखा है, एक हाथ किसी और ने, वो दोनों एक तरफ से खींच रहे हैं, फिर आपकी टांगे भी किसी ने पकड़ ली हैं और वो भी आपको खींचने लग रहे हैं, क्या हो रहा है? आप चारों तरफ से खींच रहे हैं, किधर जाएंगे आप? किस तरफ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, आपको ही पेन होगा।
आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लियर ही नहीं है चीजें कि आपको करना क्या है, क्योंकि दो सब चीजें अलग बताएंगी। 1 आवर कुछ और बोलेगा, 15 मिनट कुछ और बोलेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कि मुझे किसके बेस पे एंट्री लेनी चाहिए, किसके बेस पे नहीं लेनी चाहिए। 1 आवर कुछ और बोलेगा, डेली कुछ और बोलेगा। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे को एक ही टाइम फ्रेम इसी के बेस पे अपनी एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, एनालिसिस करनी है, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। आप सब कुछ एक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो दिखाते हैं यूट्यूब पर या और भी चैनल की, आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, फिर छोटे में छोटे में छोटे में छोटे में। ओके, हो सकता है एडवांस लेवल पे, पर आपको कम से कम उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों आप अपने आप को इतना टॉर्चर करेंगे? अगर आप शुरू से ही मल्टी टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, आप बहुत जल्दी इस बिजनेस से एग्जिट हो जाएंगे। तो पहले एक टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, 1 ईयर कम से कम मैं कहूँगा। उसके बाद एक टाइम फ्रेम और ऐड कीजिए, उसके बाद एक्सपीरियंस आएगा, तभी आप चीज़ों को ऐड करेंगे। आप एकदम से मास्टर मत बनिए सभी चीज़ों का। अगर आपको किसी चीज़ में मास्टर बनना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर आप किसी चीज़ में जल्दी करेंगे सीखने की, आपके बेसिक फंडामेंटल वीक होंगे और कमज़ोर होंगे। तो मास्टर कीजिए पहले एक चीज़ को। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल एक समझाने के लिए कि आपको क्लियर हो सके चीज़ें। मान लीजिए होटल में 2 कमरे हैं और मैं पहले कमरे में जाता हूँ, वहाँ पर एक व्यू दिखता है विंडो से, जो गिलास की एक विंडो है, क्लियर व्यू दिखता है। वहाँ पर एक नदी बह रही है और कुछ पेड़ है हरे भरे, और वहाँ पर कुछ पक्षी भी है, जो भी आप बर्ड्स कहें, कि वहाँ पर उसके ऊपर बैठे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है सारा कुछ। और मैं कहता हूँ कि अब दूसरे कमरे में जाएं, आप वहीं से वो व्यू दिख रहा है, सेम व्यू दिख रहा है, पर आप एक ब्लैक थिक मार्कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल मोटा मार्कर होता है। अब उस विंडो के ऊपर आप उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 6 हिस्सों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब कि विंडो अगर मैं मान के चलो एक डेली टाइम फ्रेम था, अब मैं उसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैंने उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब आपने 6 बॉक्सेस बना दिए हैं उस विंडो में, और अब आपको क्या दिख रहा होगा? बड़ी मोटी थिक लाइन दिख रही होंगी। अभी भी आपको दिख रहा होगा नदी, पेड़, पक्षी, सारा कुछ, पर एक जो बिग लाइन है वो भी आपके हेड में आपको बोदर कर रही होंगी। अब मैं आपसे कहूँ, चलिए अब मार्कर अगेन लीजिए और हर एक बॉक्सेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जो 4 आवर का टाइम फ्रेम था, अब उसको 1 आवर में कर दीजिए। तो हर एक हिस्से में अब 4-4 बॉक्स बनाने हैं, 6 के 6 बॉक्सेस में। जब आप इस तरीके से ये सब बॉक्सेस बना देंगे, आपको क्या दिखेगा? आपको अभी भी दिख रहा होगा, पर आप थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर आपको पता है कि हाँ, इसके बाहर एक नदी बह रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पक्षी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अब अगेन उस 1 आवर को हमें 15 मिनट से डिवाइड करना है, तो 4 बार और डिवाइड कर दीजिए। अब 1 आवर के एक बॉक्स में उसको 4 हिस्सों में और डिवाइड कर दीजिए। अब क्या दिखेगा आपको? अब आपको बहुत ही ब्लरी पिक्चर दिखेगी कि क्या दिख रहा है। आप क्लियर नहीं होंगे, पर हाँ, आप कहेंगे कि कुछ ग्रीन है वहां पर, कुछ नदी भी है, कुछ हिस्से दिख रहे होंगे आपको। पर अगर मैं आपको अगेन कहूँ, अब उसे आप 5 मिनट में आप उसको डिवाइड करना है, तो 15 मिनट में 5 मिनट की 3 कैंडल होंगी, तो आप 15 मिनट के बॉक्स हैं उसे 3 हिस्सों में और डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखेंगे पूरे ग्लास के विंडो पे बस ब्लैक लाइन दिख रही है। अब आपको क्या दिख रहा होगा बाहर? अगर ब्लंट वे में कहूँ तो आपको घंटा दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि क्या दिख रहा है। ये कंफ्यूज स्टेट होगी कि बाहर है क्या। आपको कुछ थोड़ा बहुत ग्रीन, हाँ कुछ है वहां पर, मे बी नदी है, कुछ डाउट है, कंफ्यूज। यही कंफ्यूज स्टेट रहेगी अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बिगिनिंग में करेंगे, तो आपको कुछ क्लियर नहीं रहेगा, आपको ब्लरी पिक्चर दिखेगी। आपको जो पहले 100% दिख रहा था कि क्या क्लियर है, वो अब केवल 10-20% वो भी क्लियर नहीं दिखेगा कि क्या है। एक ब्लरी क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या दिख रहा है। अब क्या करूं मैं उसके बेस पे, क्या डिसीजन लेंगे? आपके डिसीजन कैसे होंगे? हम मे बी बाई ले लेते हैं, मे बी सेल ले लेते हैं, है ना। तो यही आपके साथ हो रहा है। अगर आप इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम में बिगिनिंग में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को किल कर रहे हैं, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ट्रेडिंग फिर हार्ड लगेगी, आपको मुश्किल लगेगी कि ये इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों को सिंपल नहीं रख रहे हैं। जब तक आप अपनी चीज़ों को सिंपल नहीं रखेंगे, आप ट्रेडिंग में कंफ्यूज रहेंगे, आपका कोई प्लान क्लियर नहीं होगा, आपका टाइम फ्रेम क्लियर नहीं होगा, आपके पेयर्स क्लियर नहीं होंगे। आप 15-20 पेयर्स पे इस तरीके से ढूंढेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पर जाएंगे, क्या होगा? यही एक कंफ्यूज स्टेट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम पे आइए, एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए, अपना डोमेन, अपना बैटल ग्राउंड पिक कीजिए कि ये मेरा टाइम फ्रेम है, मेरे को सभी कुछ इसी टाइम फ्रेम पे करना है।
और उस टाइम फ्रेम को पिक कीजिए जो आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी है, आप किस तरह की ट्रेडिंग है, आपके पास मॉर्निंग में टाइम है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आपको 4 आवर डेली चूज कीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 15 मिनट कौन सा आपके लिए बेस्ट है चूज कीजिए, या फिर आप स्कैल्पिंग 5 मिनट तक जा सकते हैं तो कौन सा एक डोमेन टाइम फ्रेम चूज कीजिए कि मेरे को यही चूज करना है और उसके बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करें, आप बिगिनिंग में मल्टी टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है और यूज भी मत कीजिए मेरी एडवाइस के लिए। बाद में आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल या 2 साल उससे ज्यादा। पर जैसे मैंने बोला, स्कैल्प इंट्रा स्विंग के लिए डिसाइड कीजिए किस तरह की ट्रेडिंग, कैसी ट्रेडिंग करनी है, उसके बेस पे ये मेरा डोमेन टाइम फ्रेम है। ऐसा कुछ नहीं कि ये अच्छा है ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला, कोई सभी टाइम फ्रेम अच्छे हैं, जस्ट चूज कीजिए कि मेरे को ये सूट करता है मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से। पर अगेन क्वेश्चन आते रहते हैं कि कुलवंत पर मेरा 15 मिनट में ये एंट्री मिल रही है, अगर मैं इसे 1 आवर से कंफर्म करूं, व्हाट 1 आवर से कंफर्म करूं? आप क्या छोटे बच्चे हैं कि आपको हर डिसीजन लेने के लिए अपने माँ बाप से पूछना पड़ता है कि मैं ये खरीद लूं, क्या मैं ये यहाँ पर चला जाऊं, क्या मैं ये खा लूं? आप एक छोटे बच्चे नहीं है जो आपको हर चीज के लिए कंफर्मेशन अपने माँ बाप से चाहिए होगा। आप एक अडल्ट मेजर हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप 5 मिनट से कंफर्म कर रहे हैं 1 आवर से, तो वो कुछ और बोलेगा आपका डिसीजन से, जरूरी नहीं कि आपके एग्री करेगा। ठीक है ना? बच्चे के माँ बाप उससे एग्री करें कि हाँ खरीद ले, खा ले, ले ले, तो ये कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए हर बार। आप छोटे बच्चे नहीं है। आप एक टाइम फ्रेम जो वो कह रहा है, जो वो लैंग्वेज बोल रहा है, उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ तो 15 मिनट तो आपको बोल रहा है हिंदी लैंग्वेज, और जो 1 आवर का बोल रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों आपस में मैच नहीं कर रही, क्या होगा? डिसीजन क्या होगा? कंफ्यूज स्टेट, वही आपका हो रहा है। तो कंफर्मेशन मत लीजिए। आपको हर एक डिसीजन लेने के लिए अपनी एनालिसिस एक टाइम फ्रेम पे कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उस टाइम फ्रेम को जो वो बोल रहा है उसके बेस पे डिसीजन लीजिए, एंट्री कीजिए, एग्जिट कीजिए। तो आपको किसी और की कंफर्मेशन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट डिसाइड कीजिए ये मेरा टाइम फ्रेम है, अपना लेजर फोकस, ये बाकी क्लटर, ये बाकी सब चीजें, इतने सारे टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, इसको क्लियर कीजिए, हटा दीजिए, एक चूज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, करके देखिए 3 महीने 6 महीने इस चीज को टाइम दीजिए। आप मुझे बोलेंगे कि अब मुझे क्लियर दिख रहा है, सब कुछ क्लियरिटी हो गई है, किस बेस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, किस बेस पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो ये एडवाइस है गाइज, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, जो आइटम नंबर 2 है। सभी लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। जस्ट अगर आप बिगिनर हैं, मैं कहूंगा आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगी, आपका फोकस क्लियर होगा, आपकी एनालिसिस क्लियर होगी और आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाद में आप मल्टी टाइम फ्रेम या उसको ऐड करना हो कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूंगा 1 टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। नंबर 3 का स्टेप जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि अब हम और चीजें अपने फोकस को नैरो कैसे कर सकते हैं, उसमें आता है आइटम नंबर 3, यूज मैक्सिमम 2 to 3 इंडिकेटर। 2 या 3 इंडिकेटर, इससे ज्यादा यूज ना करें। मैं देखता हूँ बहुत से लोग या मेरे को चार्ट्स में भेजते हैं, ईमेल भी भेजते हैं कि ये मेरा चार्ट है, ये ऐसे है, क्या एक्शन होना चाहिए, या मेरे स्टूडेंट्स भी भेजते हैं, इतने सारे इंडिकेटर लगा के रखते हैं कि एक मकड़ी का जाल लगता है। उस मकड़ी के जाले में आप ही फंसेंगे, क्योंकि आपको क्या प्राइस एक्शन तो दिख ही नहीं रहा है, आपको केवल इंडिकेटर दिख रहे हैं और इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं। आप इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हैं रेदर देन कि प्राइस को ट्रेड करना है। और जैसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां पर बताया हुआ है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, जो प्राइस में हो चुका होता है उसको दर्शाते हैं, उसको दिखाते हैं, जो पास्ट में हो चुका है, और उसके बेस पे इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं खिड़की के बाहर अगर अभी देख रहा हूँ तो आसमान में बादल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है, हो सकती है, एक इंडिकेशन है कि इतने सारे बादल हैं, डार्क और काले बादल हैं, तो चांसेस है कि बारिश हो सकती है, पर ये तो नहीं है कि बारिश होगी, वो एक इंडिकेशन है। और वो इंडिकेशन कितने % एक्यूरेट है, वो एक्सपीरियंस से जब हम ट्रेड लेंगे बार बार उस स्ट्रेटेजी के बेस पे तब पता चलेगा। पर हर बार जस्ट कि इंडिकेटर को ट्रेड करना, मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए, आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कीजिए, और जो उसको कंफर्म करना है आप अपने इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए। जैसे मैंने इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं, मैं जरूर कहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड इंडिकेटर, नंबर 2 मोमेंटम इंडिकेटर, नंबर 3 वोलेटिलिटी इंडिकेटर, नंबर 4 वॉल्यूम इंडिकेटर। अब फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जैसे मैंने वहां पर उस वीडियो में बताया हुआ है, तो बाकी 3 बचे ट्रेंड, मोमेंटम और वोलेटिलिटी। अब इन तीनों में से आप
2 या 3 इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला कि आप मैक्सिमम 2 या 3 इंडिकेटर ले सकते हैं। तो आप एक मोमेंटम का ले सकते हैं, एक ट्रेंड का ले सकते हैं, या 2 ट्रेंड के ले सकते हैं, या वोलेटिलिटी, जैसा आपकी चॉइस हो, जो आपको बेटर लगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इंडिकेटर ना यूज़ करें, आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, और ये आपकी चॉइस है। तो उस वीडियो को देखिए, मैंने कैसे कैसे बताया हुआ है कि कौन कौन से किस तरह के इंडिकेटर हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे मैंने RSI के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि RSI की क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं, MACD की आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक वेबिनार किया था 1 आवर का, वहाँ पर किस तरीके से आप मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको इंडिकेटर के बारे में पता चल सके। और वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ ना करें और कम से कम इंडिकेटर यूज़ करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपको प्राइस दिखे, चार्ट दिखे, रेदर देन की इंडिकेटर। और जैसे मेरे पास ईमेल आती रहती है कि सर ये RSI में ओवरबॉट हो गया है या ओवरसोल्ड हो गया है। RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड, तो आप क्या ट्रेड इंडिकेटर को कर रहे हैं? आपको प्राइस ट्रेड करना है रेदर देन कि इंडिकेटर को ट्रेड करना है। इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप इंडिकेटर को ट्रेड मत कीजिए। प्राइस एक तरीके से कहें कि ओनर है, और इंडिकेटर एक मिडिल मैनेजमेंट कहूँगा कि मिडिल मैनेजमेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आप अगर मिडिल मैनेजमेंट के पास जाएंगे, ओनर के पास नहीं जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसकी कोई प्रॉब्लम हुई है स्कूल में और टीचर को कंप्लेन करनी है, वो बच्चे से कंप्लेन करेगी या उनके माँ बाप से कंप्लेन करेगी? अगर वो बच्चे से कंप्लेन करने लगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। उसको माँ बाप से या डायरेक्ट ओनर से बात करनी होगी। जैसे कोई आपकी पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दे, तो आप कार को थोड़ा ना दोष दोगे, या कार को कुछ थोड़ा ना बोलोगे, या कार को थोड़ा ना ठोका पीटी करोगे। आप सीधा ओनर से बात करोगे कि हाँ, तुमने ये पार्किंग मेरे पार्किंग लॉट में लगा दी है। तो इंडिकेटर इसी तरीके से एक मिडिल मैनेजमेंट है। आप सीधा उसके बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप सीधा ओनर को छोड़ रहे हैं। आप ओनर को देखिए, प्राइस को देखिए, प्राइस क्या कह रहा है, उसके बाद इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए, फिर उसको ट्रेड कीजिए। आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आने लगेगा। आप मेरे फोरकास्ट के वीडियो देखते हैं, मैं फोरकास्ट के वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं और अपना वीकली फोरकास्ट डालता हूं यूट्यूब पर। वहां पर आप देखेंगे कि मैं अपने फोरकास्ट में कितने इंडिकेटर यूज करता हूं। मैक्सिमम एक RSI को मैं इंडिकेटर यूज करता हूं, या कभी कभी अगर मूविंग एवरेज यूज करना हो तो मैक्सिमम इसी तरीके से आप 2 या 3, इससे ज्यादा मत रखिए। आप देखिए प्राइस चार्ट आपको क्लियरली दिखना चाहिए, और कैसे उसके बेस पे आप एक्शन ले सकते हैं ये आप मेरे फोरकास्ट के वीडियो से देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कहने का मतलब ये एक ही चीज है कि अपने फोकस को नैरो करना है, जितना कम से कम करते जाएं, ताकि आप चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके। पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास पानी है और आपको 20-25 पौधों में देना है, तो बहुत कम पानी आएगा हर एक पौधे के पास। पर अगर आपके पास 4 या 5 पौधे होंगे, आप उन्हीं पे फोकस करेंगे, सबके पास पानी भी प्रॉपर आएगा और वो ग्रो भी करेंगे। उसी तरीके से जब आप चीज़ों को कम करते जाएंगे, अपनी बेकार चीज़ों को हटा दीजिए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने लगाया हुआ है, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपकी अटेंशन भी बढ़ेगी और वो चीज़ ग्रो होगी। और ये जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमीडिएट स्टेप्स है, इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करेंगे, ये बेकार चीज़ें हटानी शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट बेटर होते जाएंगे, आपका फोकस बढ़िया होता जाएगा, आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। नंबर 4 स्टेप जो होगा वो है इग्नोर द न्यूज। न्यूज ट्रेडिंग को मत कीजिए, न्यूज को मत देखिए, स्टॉप द न्यूज, इग्नोर द न्यूज। अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं, न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, फिर तो मैं कहूंगा आप इस एपिसोड को आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और आप अपनी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, आप सेटअप, प्रॉपर्ली प्लान, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, फिर मैं कहूंगा ये एपिसोड आपके लिए है। और जैसे मैंने बोला, इग्नोर द न्यूज को हटा दीजिए अपनी एनालिसिस में। आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज आने वाली है। एक फॉरेक्स कैलेंडर होता है, जैसे मैं अपने फोरकास्ट के वीडियोस में हर हफ्ते डालता हूँ, वहां पर सबसे पहली चीज मैं क्या चेक करता हूँ, अपने फोरकास्ट कैलेंडर को, जो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट होती है, वहां पर क्या न्यूज आने वाली है हर पेयर में। हमें पता होना चाहिए कि न्यूज कब आने वाली है, कौन से पेयर में आने वाली है, जो कि हर हफ्ते का कैलेंडर होता है। बस इतना हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। हमें न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है कि न्यूज क्या आ रही है उसके बेस पे हमें ट्रेडिंग करनी है। तो जस्ट अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ताकि हम अपने ट्रेड में बुरे ट्रेड में ना पड़े, बुरे सेटअप में ना पड़े। अगर न्यूज के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी होती तो इतना सिंपल होता कि ग्रीन न्यूज आई आप बाई कर लेंगे, रेड न्यूज आई सेल कर लेंगे, इतना सिंपल है। तो हर एक घर में एक ट्रेडर होता, वो भी मिलियनर होता, अगर इतना सिंपल होता तो न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करना कहूंगा गाइज।
स्टॉप ट्रेडिंग न्यूज। आपकी ट्रेडिंग आपके एनालिसिस, आपके ट्रेडिंग प्लान के बेस पे होना चाहिए, रेदर देन कि क्या न्यूज आ रही है उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करें। न्यूज की क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक टाइम था जब लोग पैसे देकर न्यूज लेते थे ताकि उनको एडवांस में बहुत फास्ट न्यूज मिल जाती थी, और काफी लोग $1000-2000 इसके लिए ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स इस पर सबसे पहले न्यूज आती थी डिस्प्ले, और उसके लिए एक्स्ट्रा एडवांस पे करते थे ताकि उनके पास और जल्दी आ सके। अभी भी लोग कुछ पे करते होंगे, पर मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि कोई न्यूज आने वाली है, वो न्यूज आई, उसको कुछ लोगों को पता होगा, फिर वो न्यूज गई जिसको उसने वेबसाइट पे डालना होगा, उसे अपडेट करना होगा, उसको टाइम लगा होगा, तो जो टाइप करने वाला है उसको पता है, उसके बाद वो न्यूज वेबसाइट पर आएगी, रिफ्रेश होगी, फिर आपके पास आएगी। इतने मीन टाइम में वो न्यूज कितने के पास चली जा चुकी होगी। तो रियल टाइम न्यूज कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास न्यूज आने वाली है तो ये बेस्ट न्यूज आई है। आप कोई भी न्यूज कहीं पर भी देखते हैं या न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो टीवी में हो या वेबसाइट पे हो, मैं कहूँगा स्टॉप कीजिए। आपके पास कोई रियल टाइम न्यूज नहीं आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रीन पे बाई कर लिया और रेड पे सेल कर लिया, इतना सिंपल नहीं है। आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप और ज्यादा लूज करेंगे रेदर देन की टेक्निकल। आप बहुत जल्दी और ज्यादा लूज करेंगे। आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर जस्ट एक न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं हार्श वे में कहूंगा, लेट द इडियट बिलीव इन न्यूज। जो न्यूज बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वो करते हैं, उनके लिए मैटर करता है, उनके लिए वो वर्क कर रहा है। ओके, आप ओके हैं, मेरा रास्ता अलग है। अगर आप टेक्निकल हैं तो न्यूज को अवॉइड कीजिए। जस्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। न्यू ट्रेडर क्या होते हैं, वो चीजों के पीछे भागते हैं कि न्यूज क्या आने वाली है, क्या इसने कहा, क्या उसने सिग्नल दिया, क्या उसने इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या अच्छी न्यूज है, क्या बेकार न्यूज है, क्या रीजन है कि मार्केट ऊपर गई, क्यों इस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया, क्या रीजन है, क्या न्यूज है। ये इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि मार्केट उन्होंने सेटअप लगाया, एनालिसिस की, वो अप गई या उनके अगेंस्ट गई, दैट्स इट। अगर वो स्टॉप आउट हो गए तो दूसरा ट्रेड देखेंगे। वो रीजन के पीछे नहीं भागेंगे कि ये मैं स्टॉप आउट क्यों हो गया, कि क्यों मार्केट ऊपर जा रही है। पर मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है, बिगिनर ट्रेडर, नोविस ट्रेडर ये देखेंगे क्यों ऊपर जा रही है। एक्सपीरियंस ट्रेडर देखेंगे कि वो गई है ऊपर, क्या उन्होंने सेटअप प्लान को फॉलो किया। पर बिगिनर ट्रेडर क्यों गई है ऊपर, वो इतना ऊपर क्यों चली गई, क्यों उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, क्यों रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, क्या रीजन है, मुझे रीजन चाहिए, न्यूज में देखना है। हाँ, ये न्यूज आई थी, ये बेकार न्यूज थी, ये अच्छी न्यूज थी, और वो रीजन के पीछे भागेंगे। उन्हें इंटरेस्ट है केवल क्यों में, क्यों हुआ ये कोई मैथ नहीं है कि 2+2 यहाँ पर 4 होगा तो इसीलिए इसका ये सॉलिड रीजन है। यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं मार्केट में अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ जो कि $50 या $100 का हो, वो चाहे लेट हिट हो या जल्दी हिट हो, कोई न्यूज आ गई हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं मार्केट में केवल $50 या $100 जो मेरा स्टॉप लॉस है उतना लूज करूंगा। अगर मैं जल्दी लूज कर देता हूं तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा ताकि मेरा जहां पर सेटअप मिले मैं वहां पर देखूंगा। रेदर देन की न्यूज आई है, क्यों आई है, इतनी जल्दी में कैसे आउट हो गया, वो स्लोली हिट हो या लेट हिट हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने रूल्स फॉलो की, ये मेरा प्रोसेस था। अगर वो हिट हुआ ठीक है, सूनर हिट हो जाता है ओके ठीक, मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड में जल्दी से जल्दी जाऊंगा। उसके पीछे वाई क्यों, रीजन के पीछे नहीं भागूंगा कि क्यों हुआ। जस्ट मुझे अपना देखना है क्या मैंने प्लान या प्रोसेस को फॉलो किया है, नहीं। पर बिगिनर ट्रेडर यही देखेंगे कि क्यों हुआ, क्यों प्राइस एकदम से ऊपर चला गया, क्यों मेरे अगेंस्ट चला गया। ये इस तरीके से कहूँ कि मैं बाहर देख रहा हूँ, एक विंटर का सीजन है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, संडे का दिन है और मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, पर बिगिनर ट्रेडर आके कहेंगे और ये धूप क्यों निकल रही है, आज सन क्यों निकला हुआ है, क्या रीजन है, क्या न्यूज है इसके पीछे, क्या कारण है कि धूप निकली हुई है। वो रीजन के पीछे भागेंगे। ये बुलशिट है एक तरीके से। आप इस तरीके से रीजन के पीछे भागते रहेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप इस तरीके से न्यूज के पीछे देखेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो मैं कहूंगा गाइज, न्यूज को अवॉइड कीजिए, अवेयर रहिए, न्यूज कैलेंडर को चेक कीजिए, वीकली चेक कीजिए कि हाँ ये न्यूज आने वाली है इस हफ्ते में, इस पेयर्स में और इस टाइम पर ये न्यूज आने वाली है। मैं अपने सेटअप देखूंगा, अगर मैं सेटअप लेने से पहले चेक करूं कि क्या कोई न्यूज तो नहीं है, मेजर रेड न्यूज तो नहीं है। अब कौन सी न्यूज को आपको अवेयर करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल कि आप वहां पर ट्रेड ना करें। जैसे मैंने बोला हुआ है, हर महीने के पहले हफ्ते की फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज आती है, तो उन न्यूज को अवॉइड कीजिए। वहां पर मार्केट वोलेटाइल रहेगी। जितनी भी यूएसडी से रिलेटेड रेड न्यूज होती है वो सभी मार्केट को इम्पैक्ट करती है, तो उन न्यूज को अवॉइड कीजिए, रेड न्यूज को अवॉइड कीजिए। या कोई बैंक रेट आने वाले हो, क्वार्टरली बैंक रेट आते हैं हर एक करेंसी के, वो आप कैलेंडर में देख सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पॉलिटिकल या फिर कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट न्यूज हो जिससे इम्पैक्ट पड़े करेंसी के ऊपर या कंट्री के ऊपर, उनको अवॉइड कीजिए। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सी रेड न्यूज है, क्या न्यूज है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या वो अच्छी आई है, क्या वो बुरी आई है, आपको कुछ नहीं लेना देना। जस्ट न्यूज है,
मैं अपना प्लान देख रहा हूँ, क्या वो न्यूज के दौरान आ रहा है? ओके, वेट कर लेते हैं, न्यूज को आने दीजिए। एक तरीके से कहूँ कि बाहर एक भूचाल या आंधी आई है, आंधी चल रही है, आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे? आप एक साइड में बैठ जाइए। जब न्यूज आ रही है तो न्यूज आ रही है, एक तरीके से हलचल, वॉलेटिलिटी हो जाती है, आप साइड में बैठ जाइए। 15 मिनट वेट कीजिए, जब क्लियर हो जाए, जब माहौल शांत हो जाए, आंधी चली जाए, तब आपको क्लियर चीजें दिखेंगी। आप सेटअप उसके बाद लीजिए, नहीं तो आप स्टॉप आउट होते रहेंगे। अगर आप न्यूज के दौरान ट्रेड करेंगे, आप स्पाइक आउट एकदम से आपको वो आउट करके चला जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो न्यूज जब आने वाली हो 15 मिनट उससे पहले या 15 मिनट उसके बाद ट्रेड ना करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो वो टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिए, ताकि जब आपके सेटअप सॉलिड हो, ये ना हो कि न्यूज के बेस पे वो एकदम से स्टॉप लॉस आपको हिट कर दें। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा आपको उससे डरना नहीं चाहिए। आपका सेटअप जो है वो 4 आवर डेली के बेस पे है, तो इतना आपका स्टॉप लॉस की रेंज होती है कि न्यूज आए भी तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी नहीं। इंट्राडे के लिए मैं कहूँगा कि आप न्यूज़ को अवॉइड कीजिए और स्विंग ट्रेडिंग पे आपको इतना फर्क पड़ेगा नहीं। स्टेप नंबर 5 गाइस, ट्रेड ओनली 1 to 2 सेटअप्स। मैक्सिमम 1 या 2 सेटअप, इससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। आपका कोई भी सेटअप, कोई भी एज, कोई भी जिसके बेस पे आप एंट्री लेते हो, एग्जिट करते हो, केवल 2 टेक्निक्स आप यूज कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपका कोई भी किसी भी तरह का सेटअप वो हो सकता है। आप बिगिनिंग में 10-15 सेटअप इसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए। आप केवल एक विंडो को ओपन रखिए, 1 या 2 विंडो, बाकी सब विंडो को क्लोज कर दीजिए। आप उसी विंडो पर फोकस कीजिए, ये एक स्ट्रैटेजी है, उस पर फोकस कीजिए और उसी के बेस पे ट्रेड कीजिए। अगर एक है तो बेटर है, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप आज ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, परसों आप हेड एंड शोल्डर या डबल बॉटम या फिर वेज या फिर बॉलिंजर बैंड या फिर RSI, हर दिन आप कुछ नया कर रहे हैं, आपका कुछ फोकस नहीं रहेगा, आपकी ट्रेडिंग और आपके एक्सपीरियंस में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए मैक्सिमम, और उन्हीं को ट्रेड कीजिए और डिफाइन कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है जिसके बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। और डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है? वेट। कीवर्ड यहाँ पर है वेट। वेट कीजिए, नॉट टू सर्च नहीं करना है, आपको ढूंढना नहीं है कि एक पेयर से दूसरे पेयर में जंप होते रहना है। अगर यहाँ पर मेरे कोई स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैं वहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ चीते का। जब भी आपने देखा होगा, अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक चैनल लगा के देखें, चीता जब भी अपनी हंटिंग करता है तो वो क्या करता है? वो एक जगह चुपचाप बैठ जाता है, कोई मूवमेंट नहीं, साइलेंस, और वेट करता है जब शिकार और हिरन उसके पास खुद चल के आए, और जैसे ही बिल्कुल उसको परफेक्ट मौका मिले वो बैंग, और उसका शिकार उसके मुंह में। तो इस तरीके से, इसके अलावा वो कुछ और नहीं करता है, वो जस्ट वेट करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा वो इधर घूम रहा है या इधर सर्च कर रहा है या इसके पीछे भाग रहा है, अब उसके पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। आप उसको कुछ नहीं करते हुए दिखेंगे, आप उसे सुन नहीं सकते, बिल्कुल साइलेंस, कोई मूवमेंट नहीं, फोकस लेजर की तरह है, और सेटअप अपने हिसाब से जस्ट वेट करता है कि शिकार खुद चल के उसके पास आए, rather than कि वो उसके पीछे भागे। और जब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसके पास परफेक्ट सब चीजें एक जगह मिल रही हो, तब वो शिकार करे। तो शिकार जब उसके पास खुद सामने प्रेजेंट करता है तभी वो स्ट्राइक करता है, ये नहीं कि वो ढूंढ रहा है हर जगह पर उसको। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि आपके पेयर 7 या 10, इससे ज्यादा मत लीजिए। आप अपने 7 से 10 पेयर डिफाइन कीजिए और उसमें वो 1 या 2 सेटअप उनको वेट कीजिए, जो वो खुद प्रेजेंट करें अपने आप को, जब चार्ट आपको खुद बोले कि आपके सेटअप के हिसाब से ये अब बन रहा है, अब मुझे ट्रेड कीजिए, तब आपको ट्रेड करना है। पर अगर आपके वही 20, 50, 100 पेयर्स होंगे, फिर आपको क्या करना होगा? सर्च करना होगा। फिर आप सर्च करेंगे, पर आपको वेट नहीं करना है। तो आप डिसाइड कीजिए, आप वेट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन, वेट सेटअप को खुद अपने आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कीजिए और वेट कीजिए इन 7 से 10 पेयर में। जो सेटअप खुद आपसे चार्ट खुद बोले कि ये सेटअप खुद अपने आप बन के आ रहा है, अब मेरे में एंट्री कर लें। अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत कीजिए कि जब तक वो रूल्स के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप ना मिले, आप ट्रेड मत लीजिए। आप डिफाइन कीजिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरे रूल्स हैं, अगर ये रूल्स नहीं मिल रहे हैं मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आप ट्रेड को चूज कीजिए। बिगिनर हमेशा यही होप करते हैं कि आज मेरा लूजिंग ट्रेड ना चला जाए। बिगिनर यही करते हैं, सर्च करते रहते हैं एक पेयर से दूसरे पेयर्स में, ये सेटअप वो सेटअप, आज ये सेटअप ले रहे हैं, कल वो सेटअप ले रहे हैं, और जस्ट विश करते हैं कि लूजिंग ट्रेड ना हो। मास्टर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, लूजिंग उनका पार्ट ऑफ द गेम है।
उन्हें पता है कोई भी ट्रेड लूज जा सकता है, वो केवल अपने प्रोसेस रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिल रहा है नहीं लेंगे, दैट्स इट। ये आपको डिसाइड करना है कि कब आप मार्केट में ट्रेड लेंगे, रेदर देन कि मार्केट डिसाइड करे कि आपको कब बाई या सेल करना है। बिगिनर के साथ मार्केट हमेशा खेलती है, वो हमेशा उसको दौड़ाती रहती है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। पर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उन्हें पता है लूजिंग ट्रेड आते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्केट प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका रिस्क टू रिवॉर्ड पेपर है। अगर उनकी गेम में 10 ट्रेड लेने हैं, अगर उसमें से 5 प्रॉफिट में गए 5 लॉस में गए तो भी वो प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो गाइज, ट्रेड ओनली मैक्सिमम 1 to 2 सेटअप्स डिफाइन कीजिए, उसका मास्टर बनिए, रेदर देन की एक फेमस सेइंग है मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब कि आप एक या दो चीज डिफाइन कीजिए, रूल्स एक एक स्टेप को डिफाइन कीजिए, उसके मास्टर बनिए, रेदर देन की 15-20 स्ट्रेटजी है, आज वो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, किसी में भी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अब इतने मास्टर उन एक या दो चीज में हो जाइए, क्योंकि जब आपके पास चीज ही एक दो होगी तो आप एक एक चीज एक एक स्टेप स्मॉल से स्मॉल स्टेप को डिफाइन कीजिए और उसको ट्रेड कीजिए और फाइंड कीजिए। जब सब चीजें एक साथ मिल रही हो तभी आप ट्रेड लेंगे, और उस स्ट्रेटजी में डिटेल में आप डिफाइन कीजिए कि एंट्री कैसे करनी है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है। ये 3 मेन चीजें हैं आपकी ट्रेडिंग में। आपको मास्टर करना है एंट्री को, आपको मास्टर करना है मैनेज द ट्रेड, आपको मास्टर करना है एग्जिट द ट्रेड। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी यही चीजें होती हैं। जो ओपनर बैट्समैन होते हैं वो ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर मिडल में होते हैं जिनका काम है पारी को संवारना, तो वो मिडल में एंड तक लेके जाते हैं ताकि विकेट ना गिरे, और एंड में फिर होते हैं आपके फिनिशर। आपकी एंट्री परफेक्ट आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी एंट्री के क्या रूल्स हैं, मैनेज के क्या रूल्स हैं और एग्जिट के क्या रूल्स हैं। मेन स्टेप सबसे पहले यही है कि आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री गलत है तो आपके बाकी दोनों स्टेप्स बेकार हो जाएंगे। मैनेज आप क्या करेंगे, आप रॉन्ग एंट्री को कैसे मैनेज करते रहेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे। तो आपकी एंट्री सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैनेज कीजिए कि हाँ मेरे एंट्री के ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ये रूल्स हैं, अगर ये सेटअप मिलता है तो मैं एंट्री लूंगा। एंटर हो गए, अब उसको मैनेज कैसे करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, कितने टाइम में मेरे को देखना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। और फिर एग्जिट कैसे करना है, क्या मार्केट में कुछ एकदम से कुछ न्यूज तो नहीं आ गई कुछ ऐसा, तो उसको फिर उसी के हिसाब से एग्जिट करना है जो आपने एनालिसिस की थी। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एंट्री, मैनेज और एग्जिट। और सभी के लिए डिटेल में जो भी 1 या 2 स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप फॉलो करेंगे, उसके रूल डिफाइन कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको क्लियर नहीं है आप एग्जीक्यूट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आप एक छोटे से बच्चे जो कि 10 साल के बालक को भी आप समझा दे। अगर आपकी स्ट्रेटजी आप 10 साल के बालक को नहीं समझा सकते हैं तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी इतनी क्लियर नहीं है, सिंपल नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लीन और सिंपल रखिए अपनी स्ट्रेटजी को। अगर आप उसे 10 साल के बालक को समझा सकते हैं तो फिर ओके है, अगर वो नहीं समझता है तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटजी को आपको सिंपल करना होगा। इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसको फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए ही सिंपल नहीं है फिर आप एग्जीक्यूट भी उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली डिफाइन कीजिए एंट्री, एग्जिट, मैनेज के रूल, 1 या 2 स्ट्रेटजी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, और उसके मास्टर बनिए। और आप देखेंगे आप जो हैं स्लोली लूजिंग से प्रॉफिटेबल एरिया में आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो। आइटम नंबर 6, डिसाइड योर मैक्सिमम वीकली लॉस अमाउंट। आप अपनी वीकली लॉस की अमाउंट को डिसाइड कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं एक वीक में इससे ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। अगर आपने कोई भी अमाउंट डिसाइड की है, अगर आपने वो अमाउंट को हिट कर दिया, बार बार जो भी ट्रेड लिया आपने और आपका लॉजिंग अमाउंट हिट हो गया, उसके बाद आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आप प्राइस को देख सकते हैं, आप चार्ट्स को देख सकते हैं, पर एनालाइज कर सकते हैं, और हाँ ये भी कर सकते हैं कि हाँ मैं इसके बेस पे ऐसे एंट्री लेता, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता, यहाँ पर प्रॉफिट लेता, पर कोई लाइव ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आप अपना लूजिंग जो वीक का टारगेट था वो क्रॉस कर चुके हैं। तो अपना वीक का टारगेट पहले डिसाइड कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं लूज नहीं करूँगा किसी भी हफ्ते में, चाहे वो मंडे को हिट हो जाए या ट्यूसडे को हिट हो जाए या फ्राइडे तक ना हिट हो, या आप जो ट्रेड लें वो पूरे हफ्ते में हिट ना हो। पर अगर वो एक बार हिट हो गया उसके बाद आप कोई लाइव ट्रेड नहीं लेंगे। बिगिनर के लिए नंबर होता है कि क्या नंबर है, कोई जरूरी नहीं है, पर मैं कहूँगा आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि आपका लूजिंग अमाउंट कितना है एक वीक का। ये आपके अकाउंट के बेस पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट का साइज कितना है और आप कितना लूज कर सकते हैं, किस लूजिंग अमाउंट से आप कंफर्टेबल हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा
अगर ये आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो आप बार बार लूज करते रहेंगे और एक ही दिन में आप अपना पूरा अकाउंट भी लूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, हम चाइल्ड को एजुकेट करते हैं, हम डिसिप्लिन लाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं तो एक फिक्स टाइम होता है जाने का, एक फिक्स टाइम होता है आने के लिए। हम अगर अब शेविंग भी करते हैं तो एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, हम क्लोथ्स पहनते हैं, उनमें भी एक डिसिप्लिन रहता है। ये नहीं कि आज ऐसे कपड़े पहन लिए कल को किसी और तरह के आज साधु बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन के थ्रू जो आपका स्टाइल होता है आप उसके तरीके से पहनते हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको अपनी ट्रेडिंग में भी लाना पड़ेगा। जब तक ये डिसिप्लिन आप ट्रेडिंग में नहीं लाएंगे, ये नहीं कि आज $100 लूज कर दिए, कल को $500 लूज कर दिए हैं, आज ये ट्रेड कर रहे हैं, कल वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी कंपनी या ट्रेड फर्म के लिए ट्रेड करें और वो आप देखें कि आप एक ही दिन में पूरा अकाउंट या 30-40% लूज कर देंगे, अगले दिन वो आपको लात मार के भगा देंगे कि आप उनके लिए नहीं है। जब आप उनकी मनी के साथ डिसिप्लिन रह सकते हैं, फिर आपको अपनी मनी के लिए भी डिसिप्लिन रहना होगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आपको ये डिसिप्लिन लाने पड़ेंगे और डिफाइन करना होगा कि इस एक हफ्ते में मैं इस अमाउंट से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। जैसे ही वो अमाउंट हिट हो जाए उसके बाद स्टॉप ट्रेडिंग। हाँ, आप एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, एंट्री के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, पर कोई ट्रेड लाइव ट्रेड नहीं लेंगे। यह है आपका आइटम नंबर 6। अब आता है आइटम नंबर 7। आइटम नंबर 6 था कि आप वीकली लॉस की अमाउंट डिसाइड कीजिए। आइटम नंबर 7, आप डेली लॉस की अमाउंट डिसाइड कीजिए कि आप एक दिन में इससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे। अब आपकी जो भी वीकली अमाउंट है, मान लीजिए वो $600 की अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को कम से कम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन आप ट्रेडिंग करते हैं, मंडे से फ्राइडे। अगर आप 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसे 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए अगर मैं $600 का वीकली अमाउंट मैंने डिसाइड किया है तो मैं उसे 3 हिस्सों में $200 की मेरे एक दिन की लूजिंग अमाउंट $200 होगी। आप क्यों कह रहे हैं कि हम 3 दिन में क्यों डिवाइड करूं, क्यों ना 5 दिन में डिवाइड करूं? क्योंकि आपके लूजिंग ही ट्रेड नहीं आएंगे, आपके विनिंग ट्रेड भी आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लूजिंग ही ट्रेड चलते रहेंगे, कभी कभी होगा। अगर हाँ हो जाता है, 300 क्लियर हो जाते हैं, आपके हिट हो जाते हैं, फिर आप उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं आपको रूम देना चाहूंगा यहाँ पर, आप उसको 5 से डिवाइड ना करके 5 दिन से नहीं बल्कि 3 दिन से डिवाइड कीजिए। अगर आप 4 से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप और ज्यादा छोटा जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 में भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको रूम देना चाहूंगा कि 3 से डिवाइड कीजिए ताकि आपके पास रूम हो, आप ज्यादा ट्रेड ले सकें एक दिन में। तो उस अमाउंट को डिसाइड कीजिए, जो भी आपने वीकली अमाउंट निकाल के आई है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और वो डेली लिमिट वो आप उससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे किसी भी दिन में। जैसे ही वो अमाउंट आपकी डेली लॉस की हिट हो जाती है उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगेन, आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और हाँ, अपनी वीकली अमाउंट की जो भी आपने डिसाइड किया है उसको एक दिन में ही लूज ना करें। इसलिए आपको डेली की लिमिट भी डिफाइन करनी होगी, क्योंकि आपने वीकली की तो अमाउंट डिसाइड कर ली है कि मान लीजिए $600 है। अगर आप डेली की अमाउंट को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे तो आप एक दिन में ही वो पूरा वीक का वेट लॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए वीकली के बाद डेली की लिमिट जरूरी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा लेंगे, ठीक है ना? तो एक हफ्ते का खाना अगर एक दिन में खा लेंगे, क्या होगा? आप बीमार होंगे, आपका स्टमक इश्यू हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको जो वीक की लिमिट है उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, बल्कि 4 में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3 आइडल है, अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे उस तरीके से जैसी वो अमाउंट हिट हो उसके बाद ट्रेडिंग स्टॉप। अगर 600 हमारी वीकली लिमिट है तो 200 एक दिन की लिमिट होगी कि 200 जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस की अमाउंट हिट हो जाएगी उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, स्टॉप ट्रेडिंग। तो ये तो हुई आपकी आइटम नंबर 6 और 7, वीकली लूजिंग अमाउंट, डेली लूजिंग अमाउंट। अब आइटम नंबर 8, लूजिंग पर ट्रेड अमाउंट, कि आपका एक ट्रेड पे आप कितना लूज कर सकते हैं। तो जो भी वीकली अमाउंट है उसको आपने डेली में डिवाइड किया, अब डेली अमाउंट को आप एक ट्रेड में डिवाइड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेते हैं। तो जैसे हमने $600 की अमाउंट डिसाइड की एक वीक के लिए और डेली के लिए हमने डिसाइड की $200 की, उसको 3 हिस्सों में बांटा $600 को। अब $200 की जो अमाउंट डेली की आई है, अब डिपेंड करता है आप कितने ट्रेड लेते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में मैं 4 ट्रेड लेता हूं तो मैं उसको $50 में डिवाइड करूंगा। अगर एक दिन में मैं 2 ही ट्रेड लेता हूं तो मैं $100 के 2 ट्रेड लूंगा, कि इतनी मेरी मैक्सिमम लूजिंग अमाउंट होगी। तो इसी तरीके से आप डिसाइड कीजिए कि मेरा कितने ट्रेड मेरे को लेने हैं एक दिन में, ऑन एन एवरेज में कितने ट्रेड लेता हूं, उसके बेस पे उसको डेली अमाउंट को उतने ट्रेड्स में डिवाइड कीजिए। और इन तीनों अमाउंट को आप अब एक प्रॉमिस की तरह फॉलो कीजिए। ये मेरी वीकली लिमिट है, ये मेरी डेली लिमिट है और ये मेरी लूजिंग ट्रेड की लिमिट है। एक ट्रेड पे मैं इतना लूज, इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा। और इस प्रॉमिस को आप अपने साथ रखिए और इसे फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर दिया और एक हफ्ते बाद फिर आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं और एक ही दिन में पूरा अकाउंट उड़ा रहे हैं। आप अपने प्रॉमिस को फॉलो कीजिए। अगर आप अपने प्रॉमिस को अपने आप के साथ नहीं कर सकते हैं तो आप फिर किसी और चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अगर आप अपने प्रॉमिस को फॉलो नहीं करते हैं। 3 सिंपल स्टेप बताएं गाइस,
तीन सिंपल आइटम है कि अपना वीकली लॉस डिसाइड कीजिए, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका डेली लिमिट आए, और उस डेली लिमिट को जितने भी ट्रेड आप लेते हैं ऑन एन एवरेज उससे डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको एक ट्रेड पे इससे ज्यादा ट्रेड ना लें। ये 3 मैक्सिमम लॉस आपकी ट्रेडिंग के परमानेंट पार्ट होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा लूज मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये अमाउंट बढ़ेगी जैसा जैसे आप ग्रो करेंगे। अगर आप 6 महीने 1 साल बाद आपका अकाउंट बड़ा होता जाता है तो आप इस अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपका अकाउंट साइज, आपका एक्सपीरियंस, किस तरीके से आप इसमें प्रोग्रेस करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कोई ट्रेडर जो इन लूजिंग मार्क को जो उसने डिसाइड किए हैं उन्हें बिना हिट किए वो कमाता है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है, वो एक रियल ट्रेडर है। अगर कोई मैं एग्जांपल लूं और कोई मेरे पास आए कि ये मेरे 10,000 का अकाउंट था, मैंने इसको 20,000 पे डबल कर दिया है और मेरी लूजिंग अमाउंट की लिमिट थी 1,000 पर मैंने एक ट्रेड पे 5,000 भी लूज किए थे, पर एंड ऑफ द ईयर मैं 20,000 कमाया। मतलब कि मैंने 10,000 का 20,000 कर दिया, डबल कर दिया, पर 5,000 की मैंने एक ट्रेड लूजिंग में किया जो कि मेरा बहुत बड़ा लूजिंग ट्रेड था। पर एक दूसरा ट्रेडर है, उसने 10,000 का 12,000 कर दिया, केवल 20% ही कमाया, पर उसने अपनी मैक्सिमम लूजिंग अमाउंट जो कि $100 थी उससे ज्यादा कभी क्रॉस नहीं किया। तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेटर ट्रेडर है जिसने 10,000 का 12,000 किया बिना अपनी मैक्सिमम लॉस अमाउंट को क्रॉस किए। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है जिसने 10,000 का 20,000 कर दिया पर 5,000 को उसने एक बहुत बड़ा सिंगल लूजिंग ट्रेड लिया। लॉन्ग टर्म में सेकंड जो ट्रेडर है जिसने 10,000 का 12,000 किया वो सक्सेसफुल होगा रेदर देन की जिसने 10 का 20 किया। आज उसने 5,000 एक ट्रेड पे लूज किए हैं, अगले दिन आएगा कि वो पूरे 10,000 के और 20,000 के 20,000 पूरे डुबो देगा, और ये सूनर और लेटर ऐसा ही होगा। तो आप अपनी लिमिट को बिना क्रॉस किए, भले ही आप 10, 20 या 30% ही कमाएं ईयर का, पर अगर आपने अपनी लूजिंग अमाउंट को क्रॉस नहीं किया, यू आर अ बेटर ट्रेडर, फिर आप बिगिनर लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये थी गाइज आइटम नंबर 6, 7 एंड 8 की ये जो 3 है, अपनी वीकली लूजिंग अमाउंट, अपनी डेली लूजिंग अमाउंट और अपनी ट्रेडिंग लूजिंग अमाउंट डिसाइड कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप रिजल्ट देखेंगे अपनी ट्रेडिंग में कि आप अपने अकाउंट को डुबो नहीं रहे हैं और आपको अपने अकाउंट लूज करने में ही मुश्किल हो जाएगी। आप फिर स्लोली देखेंगे आपकी अकाउंट बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में पूरा 30-40%, क्योंकि आप पहले से ही लिमिट लगा रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लूजिंग अमाउंट है, इनको माइंड में रखिए, इन्हें लिखिए, कहीं पर भी लिखिए, जो आप इसको बार बार देखें आपके माइंड में इसको फीड कीजिए। अब हम आते हैं अपनी आइटम नंबर 9 पर, फिक्स योर ट्रेडिंग टाइम, कि अपना टाइम को डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइम ट्रेड करना है आपको। ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि यहाँ पर आप 6 घंटे के लिए ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पर 24 आवर मार्केट्स है। क्या होता है, एक इडियट होता है, वो स्टॉक मार्केट में है पर वो 6 घंटे के लिए ही इडियट रहता है, क्योंकि बाई सेल वो करता रहेगा केवल 6 घंटे के लिए ही बेवकूफ बना। पर फॉरेक्स में अगर आप बेवकूफ बन रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 24 आवर्स है तो मैं 24 आवर्स ट्रेड करूं। अगर आप ऐसा करने लगेंगे, सूनर और लेटर आप गेम से आउट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ फिक्स योर टाइम, आप टाइम डिसाइड कीजिए। यहाँ पर 3 सेशन होते हैं, आपका एशियन सेशन होता है, आपका यूरोपियन सेशन होता है, आपका यूएस सेशन होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है मार्केट सेशन के ऊपर, फिर भी यहाँ पर मैं कवर करने के लिए, अगर आपके पास मॉर्निंग में ही टाइम है और कोई टाइम ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एशियन टाइम को ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपकी एशियन मार्केट रात के 2:30 बजे खुल जाती है, तो आप सुबह के टाइम पे एशियन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। पर वहां पर मैं कहूंगा आप केवल न्यूजीलैंड, ऑजी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जापानीज येन, इनसे रिलेटेड पेयर में ही ट्रेड कीजिए। बाकी पेयर में इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको, केवल इन 3 पेयर से ही रिलेटेड ट्रेड कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। फिर आता है आपका यूरोपियन सेशन, जो कि 12:30 या 1:30 बजे के आसपास खुलता है। डिपेंड करता है कि आप विंटर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, समर में। एक घंटे के लिए मार्केट चेंज हो जाती है, तो अभी 1:30 बजे मार्केट खुल रही है, तो आप यूरोपियन सेशन में ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास दिन में टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आप ट्रेड करने के लिए। अगर आप दोपहर के टाइम में नहीं ट्रेड कर सकते हैं तो इवनिंग का सबसे बेस्ट टाइम है, जब वहां पर यूएस की मार्केट खुलती है या यूरोपियन यूएस को क्रॉस करती है। तो 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद 10-11 बजे तक, शाम तक बहुत ही अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ऑफिस में हो या कुछ भी हो, पूरा दिन आपने जो भी काम किया हो, बाद में आके आप अपना यूएस सेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सेशन डिसाइड कीजिए किस सेशन में आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि आज मैं एशियन भी ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मैं यूरोपियन में भी लगा हुआ हूँ, फिर मैं यूएस सेशन में भी लगा हुआ हूँ, और पूरे दिन जो मैंने मॉर्निंग में कमाया वो इवनिंग तक आते आते वो मार्केट को वापस दे रहा हूँ। और यही होता रहेगा आपके साथ। आपको एक लिमिट लगानी होगी कि मेरे को इसी टाइम के लिए ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला, स्टॉक मार्केट में आप 6 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर केवल 6 घंटे के लिए बेवकूफ़ बनते हैं, यहाँ पर 24 आवर के लिए बनेंगे अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो इसलिए अपने टाइम को लिमिट कीजिए, डिसाइड कीजिए कि ये टाइम मेरे को ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला, यूरोपियन सेशन, यूएस सेशन बेस्ट है, अगर ये ट्रेड कर सकते हैं तो बेटर है।
नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एशियन सेशन मॉर्निंग में स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इवनिंग में आप देख सकते हैं, 2 बार ही आपको देखना होगा। तो गाइज ये थी आइटम नंबर 9। अब आती है आइटम नंबर 10। यहाँ पर मैं केवल 3 ही शब्द बोलूँ आपके साथ, उसमें मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। आइटम नंबर 10, जर्नल 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 योर ट्रेड। अगर इस चीज को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं गाइज, अपने ट्रेड को जर्नल कीजिए। डे इन अ लाइफ ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर की आप अगर अपने ट्रेड को जर्नल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को कूड़े में डाल रहे हैं, आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं। और जब आप कुछ नहीं सीखेंगे आपकी कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगी। आपको सिंपल जर्नल करना है। जर्नल में क्या करना है आपको, कहाँ पर आपने एंट्री की, किस पेयर में एंट्री की, बाय किया, सेल किया, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, कितना लूज हुआ, और कमेंट्स कि क्या मैंने इस ट्रेड से सीखा, क्या मैंने इसमें गलती की। जब आप दोबारा से इस चीज को लिखेंगे ट्रेड लेने के बाद, आप उसे एक दूसरे नजरिए से देखेंगे और आप अपनी मिस्टेक को फाइंड करेंगे। जब आप अपनी मिस्टेक को फाइंड ही नहीं करेंगे, जर्नल नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और जर्नल सबसे बेस्ट चीज है इस चीज को पता करने के लिए। तो गाइज ये 10 आइटम्स थे जो आपको इमीडिएट, अगर आप इन पे एक्शन लेंगे तो आप जरूरी रिजल्ट देखेंगे विद इन 2 to 3 months कि आपको पता चल जाएगा कि क्या आप गलती कर रहे थे। और आप 3 महीने के बाद अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। आप खुद देखेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा मिला है। तो ये 10 आइटम्स हैं, बार बार आप इसको सुनिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या 10 चीज़ें हैं, इन्हें लिख लीजिए, या आप इसको बार बार सुन सकते हैं पॉडकास्ट में, आप कभी भी इनको सुन सकते हैं, ताकि आप इससे मोटिवेटेड रहें, आप इससे जुड़े रहें। ये नहीं कि आज ये मेरी डिसाइडिंग अमाउंट थी 1 वीक में और 2 हफ्ते बाद कुछ और ही चीज़ हो जाएगी, या मेरी ये स्ट्रेटजी थी बाद में मैं कुछ और फॉलो कर रहा हूँ, या मेरा वो टाइम फ्रेम था मैं कुछ ही और टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये 10 चीज़ें हैं गाइज, अगर आप इमीडिएट एक्शन लेंगे आपको रिजल्ट देखेंगे। और होपफुली मुझे कमेंट में बताइए। ये पॉडकास्ट आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, जो मेरे चैनल के लिंक्स हैं, या फिर यूट्यूब का जो नया चैनल है वहाँ पर भी मैं डाल दूंगा। आप वहाँ पर भी कमेंट्स देंगे, तो जो भी कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी जर्नी टू बिकम ए फॉरेक्स ट्रेडर। टेक केयर।